करेंगे, कर्नाटक देश में सबसे ज्यादा सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन वाला राज्य बना है। ठीक है, कर्नाटक की बात करेंगे, देश में सबसे ज्यादा सार्वजनिक ईवी, ईवी का मतलब समझते हैं ना, एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल। वेहिकल। आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार जो कोशिश कर रही है, अभी हमारे बिहार सरकार भी कोशिश कर रही है, इससे किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की संख्या मतलब क्या हो, बढ़े। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके लिए भारत सरकार भी, बिहार सरकार भी, अन्य राज्यों की सरकार भी मतलब क्या करे, इसके लिए सब्सिडी प्रदान करे। जैसे बिहार में आप जाएंगे, टू व्हीलर खरीदने जाएंगे, तो आपको 10 रुपया की, 10 रुपया नहीं, 10,000 की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, अगर आप फोर व्हीलर खरीदेंगे तो कितना का सब्सिडी है बिहार में, फोर व्हीलर खरीदने पे कितना का सब्सिडी है? 1,25,000। 1,25,000 रुपया की आपको सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। साथ में आपको सब्सिडी मिलेगी, रोड टैक्स पे भी सब्सिडी आपको मिलेगी। ठीक है, अगर ये सारे चीजों को मतलब अगर संख्या अगर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या अगर बढ़ती है, तो उसके साथ में क्या होगा, तो साथ में उसको चार्जिंग स्टेशन भी तो चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टेशन वाहन को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए। तो चार्जिंग स्टेशन के लिए कर्नाटक की बात करेंगे, देश में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन वाला राज्य बन गया। ठीक है, 50,159 सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक देश में अग्रणी राज्य बन गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जर वाला, ठीक है, राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक। अब बात कर्नाटक। करेंगे, यह डेटा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जारी किया है। किसके द्वारा? ऊर्जा दक्षता केंद्रीय ब्यूरो। ऊर्जा ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय। दक्षता ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया। बात करेंगे सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशन वाला कौन है। ठीक है, बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आपको दिल्ली आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन किसके पास है? कर्नाटक के पास, महाराष्ट्र के पास, फिर दिल्ली के पास। सर्वाधिक ईवी चार्जिंग, ठीक है, ईवी चार्जिंग स्टेशन वाला राज्य। ठीक है, ये सार्वजनिक की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या है, ये पेड वाला में भी होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 7,45 लाख है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 4,145 लाख है। ठीक है, कर्नाटक की बात करेंगे 3,31 लाख है। ठीक है, कर्नाटक 2017 में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था। ठीक है, तो आप हमको बताओ, ठीक है, बिहार का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति कब आया है? अभी सर 23 में। कब का है, कब है बताइए, कब का, 2023 का है या फिर 24 का है? 23। आप बिहार का 2023 का 2023 है। है। ठीक है, बिहार की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, बिहार का कब का है, तो बिहार का 2023 का है। ठीक है, अगर पूछा जाए कर्नाटक का कब का है, तो ध्यान में रखिए, कर्नाटक का कब का है, तो 2017। कर्नाटक का 2017 2017। का है। ठीक है, पहला राज्य कौन बना है, तो पहला राज्य कर्नाटक बना। अगर पूछेगा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, सार्वजनिक मतलब पब्लिक है, आई थिंक हमें पैसा वगैरह नहीं लगता होगा, तो कर्नाटक में संख्या की बात करेंगे सबसे ज्यादा है। ठीक है, और और ये सर्वाधिक क्या है? ईवी चार्जिंग, हाँ, क्या, वही ईवी चार्जिंग स्टेशन 7,45,000 आई यूपी का। थिंक ये पेड होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां भी स्थापित कर सकती है, गवर्नमेंट भी स्थापित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन वाला राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। अधिकांश सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन वाला में बात करेंगे तो कर्नाटक पहले नंबर पे है। ठीक है, एक बार इसका इंग्लिश देख लीजिए, आई थिंक कुछ डाउट हो सकता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जापान भारत को लगभग 12,800 का ऋण देगा। ठीक है, जापान भारत को क्या देगा, ऋण देगा। ठीक है, कौन देगा ऋण भारत को? जापान देगा। भारत सरकार ने, जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए का ऋण का वादा किया है। किसने? जापान। आपको पता होगा, जापान सरकार जो है पटना मेट्रो को भी फाइनेंस कर रही है, पता है ना आपको? यस। पटना मेट्रो को यस फंडिंग सर। किस कहाँ से किया जा रहा है? जापान के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, आया भी है सर। परियोजनाओं में क्या क्या शामिल है, ध्यान में, उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी। आपको पता होना चाहिए, उत्तर पूर्व में सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी मतलब बढ़ रही है, इसको लेकर उत्तर पूर्व के इन्वायरमेंट पे भी असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उत्तर पूर्व के 5 राज्य मिलकर सबसे अधिक भारत में पर्यावरण का क्षरण, 60% पर्यावरण का क्षरण आपको उत्तर पूर्व में हुआ, और सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ? असम में हुआ। आवाज मुझे रिपीट हो रही है। ठीक है, असम में हुआ है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व सड़क कनेक्टिविटी, सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी में काम आएगी। चेन्नई पेरीफेरल रिंग रोड के निर्माण के लिए परियोजना है। हरियाणा में सतत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए परियोजना है। जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया आदि के लिए परियोजना है। ठीक है, इसके लिए जो जापान से जो लोन मिलेगा, उसमें सरकार जो है सो काम करेगी। ठीक है, भारत और जापान के बीच 1958 में द्विपक्षीय विकास सहयोग का एक लंबा और उपयोगी इतिहास रहा। ठीक है, भारत और जापान के बीच में द्विपक्षीय विकास सहयोग मतलब कब हुआ, तो 1958 में हुआ। कब हुआ?
1958 में, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। और जापान के साथ हमारा वो होता है क्या, क्या बोलते हैं उसको, 2+2 होता है जापान के साथ। बायलैटरल टॉक्स हाँ, नहीं होता है। होता है क्वाड के सारे साथ। सबके साथ होता है, बोले 2+2 किसके साथ होता है, तो ध्यान में रखिएगा 2+2 यूएसए के साथ होता है, ठीक है, रसिया के साथ होता है, ठीक है, उसके बाद जापान के साथ होता है, यूके और किसके ऑस्ट्रेलिया साथ होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, और एक यूके के साथ होता है 2+2, हाँ स्टार्ट हुआ इसी साल से तो। ठीक है, यूके के साथ भी 2+2 हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिए। 2+2 जो होता है मंत्री स्तरीय बैठक होता है, कैसे होता है, मंत्री स्तरीय होता है, ठीक है, मतलब संबंधित स्तर के मंत्री बैठेंगे, अगर डिफेंस मिनिस्टर टू डिफेंस मिनिस्टर हो सकता है, फाइनेंस टू फाइनेंस हो सकता है, इस तरीके से होता है 2+2 में, ठीक है। चलिए, तो ध्यान में इसको रखना है। तो भारत के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग कब से, 1958 में ही शुरू हो गया था। उत्तर भारत का पहला पिज्जा आइटम कहाँ पे शुरू हो गया था, चंडीगढ़ में, ठीक है। उत्तर भारत का पहला पिज्जा आइटम कहाँ पे शुरू हुआ था, क्या बताएंगे, चंडीगढ़। उत्तर भारत से मुझे याद आ गया, उत्तर भारत में सबसे पहली बार, ठीक है, उत्तर भारत में अगर मैं पूछूंगा तो सबसे पहली बार आप हमें ये बताओ, ठीक है, परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाए, नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र मिलने जा रहा है, गोरखपुर ठीक है, पंजाब। गोरखपुर, ठीक है, हरियाणा। गोरखपुर हरियाणा। हरियाणा, ठीक है, कहाँ पे, गोरखपुर हरियाणा, ठीक है, ध्यान हरियाणा। रखें। तो उत्तर पूर्व, ठीक है, ध्यान रखें, उत्तर भारत का पहला पिज्जा आइटम कहाँ पे लगने जा रहा है, ठीक है, उत्तर भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पे लगा था, हैदराबाद। हैदराबाद में लगा है। हैदराबाद में लगा। गोल्ड एटीएम ना ठीक है, हैदराबाद है सर। अनाज का भी एटीएम लगा है कहीं ग्रेन पे, ठीक एटीएम है, भी लगा। हरियाणा में हुआ, हरियाणा कहाँ पे लगा अनाज अनाज, वाला वही गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में। हाँ, और गोल्ड वाला गुरुग्राम, हैदराबाद में। गुरुग्राम का नाम बदला है क्या, गुड़गांव से गुरुग्राम हुआ है वो। गुड़गांव का ही नाम गुरुग्राम। गुरुग्राम में हो गया, ठीक है, गुरुग्राम ही लिखाता है, हाँ। बोलने के लिए हरियाणा में ही है। सबसे ठीक बड़का है। पागल खाना भी वही है। गोल्ड, गोल्ड कहाँ पे हुआ है, तो हैदराबाद में, हैदराबाद। हैदराबाद में गोल्ड एटीएम। ठीक है, ठीक है। और पिज्जा चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या काम करेगा, ठीक है, तो ये 3 मिनट में पिज्जा तैयार कर देगा। कितने मिनट में पिज्जा तैयार करेगा, तो मात्र 3 मिनट में पिज्जा तैयार करेगी। चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम द्वारा स्थापित किया गया, किसने स्थापित किया गया, तो चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम के द्वारा स्थापित किया गया। सुखना झील एक कृत्रिम झील है जो वर्ष 1958 में सुखना चौधारा पर बांध बनाकर बनाई गई थी, ठीक है, ध्यान रखें। सुखना झील से 68 बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, आर्मी का यहाँ पे कोई एयरफोर्स का एक्सरसाइज हुआ था सुखना झील में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सुखना झील एक किस प्रकार का झील है, आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, कैसा है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम झील है, जो वर्ष 1958 में सुखना चौधारा पर बांध बनाकर मतलब क्या की गई थी, बनाई गई थी, ठीक है। सुखना झील कहाँ पे मिलेगा आपको, सुखना झील चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में एक और भी बहुत अच्छा है, कौन सा है, रॉक गार्डन है, ठीक है, कौन है, रॉक गार्डन, ठीक है। रॉक गार्डन का निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है, नेक चंद। नेकचंद सैनी को जाता है, ठीक है, किसे जाता है, नेकचंद। ली कार्बुजिया ने चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार माना जाता है उसे, ठीक है, वास्तुकार थे वो। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के नतीजे को रद्द कर दिया है, ठीक है। पहला बार कोई केस ऐसा है जो कि मतलब एक नगर निकाय चुनाव का केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, ठीक है, इतिहास में पहला बार ही ऐसा आपको देखने को मिला है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के नतीजे को मतलब क्या किया है, रद्द कर दिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 की शक्तियों का उपयोग करते हुए चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को नतीजों को रद्द किया है। आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के, ठीक है, मेयर के चुनाव के नतीजों को रद्द किया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग किया है, तो अनुच्छेद कौन सा है, 142। ठीक है। और वहां पे कल बन रहे थे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाले में, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया, उसमें 19 का एक था, फिर 21 का एक था, 19 का वन का एक। ठीक है, 19 का सब क्लोज 1 का क्या था, ये था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा 142, ठीक है, ध्यान रखें। इसी अनुच्छेद के शक्तियों का उपयोग करते हुए चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के नतीजों को रद्द किया। क्या था इसमें, तो संविधान का 142 अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की चुनौती, लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा करने की अनुमति देता है। मतलब कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जो कि हो सकता है
गलत तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 142 जो है पूर्ण न्याय करने और चुनावी लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा करने के लिए शक्ति जो देता है सुप्रीम कोर्ट को देता है। ठीक है, अनुच्छेद 142 अदालत को न्याय देने की प्रक्रिया के दौरान कानून के अनुप्रयोग को ढील देने या पार्टियों को कानूनी कठोरता से पूरी तरह से छूट देने के लिए अनुमति देता है। एक मामला है प्रेमचंद्र गर्ग मामला। ठीक है, कब है? 1962 का मामला। कौन सा मामला है? प्रेमचंद्र गर्ग मामला। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने का आदेश न केवल संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए बल्कि यह प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका इंपोर्टेंट है। कौन सा? 142 आर्टिकल। ठीक है, क्या था यहाँ पे? क्या नाम था उसका मेयर का? क्योंकि आम आदमी पार्टी का था, पहले बीजेपी के पार्टी को जीत दिया गया, उसके फेवर में बहुमत होने के बावजूद भी। कुलजीत करके नाम था ना, क्या नाम था? कुलदीप सिंह। दीप जो भी हो, सैनी था। जो भी हो ध्यान में रखिएगा, नायब सैनी हरियाणा का मुख्यमंत्री बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखिएगा, बाद में जाके आम आदमी पार्टी के जीत दे दिया। दूसरी बात अगर बात करेंगे तो नगर निकाय का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव या फिर पंचायती राज का जो चुनाव जो होता है उसमें दल बदल विधायक लागू नहीं होता है। ठीक है, दल बदल का कानून लागू नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग तो बहुत शुरू से ही चल रही है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में मराठों को 10% आरक्षण दिया गया। कितना दिया गया है? 10% आरक्षण दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मराठों को 10% आरक्षण देने के लिए विधेयक को मतलब क्या किया है? मंजूरी दे दिया है। ठीक है, अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेनानिवृत्त सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में मराठों को 10% आरक्षण देने का सुझाव दिया है। ठीक है, किसने दिया है? तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र सरकार ने विधायक को, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने मराठों के 10% आरक्षण विधेयक को मंजूरी तो दे दिया। और यहाँ पे जो इनके लेकर मांग चल रहा था उसी मांग को देखते हुए एक कमीशन बनाई गई थी, इसको बोलते हैं महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग जो कहते हैं। उसकी लीड कौन कह रहे थे? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताएंगे? सुनील शुक्रे। क्या नाम था उनका? सुनील शुक्रे नाम था। क्या नाम था? सुनील शुक्रे। अब बात करें अनुच्छेद 342 क्या कहता है? अनुच्छेद 342 के राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। ठीक है, बात करेंगे कौन सा अनुच्छेद है जो कि किसी भी राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। कौन सा अनुच्छेद है इसके लिए? ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 342। ठीक है, अनुच्छेद 342 इसको ध्यान में रखना है। इसे 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसको शामिल किया गया था? अनुच्छेद 342 को ध्यान रखिएगा, 102वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फली एस नरीमन जी का निधन हो गया। क्या थे फली एस नरीमन? कौन थे? तो प्रख्यात न्यायविद वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन का 95 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, क्या थे? तो ध्यान रखिएगा, ये अधिवक्ता थे। ठीक है, मतलब वकील कह लीजिए, लॉयर कह लीजिए, प्रख्यात न्यायविद भी थे। ठीक है, 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, नरीमन को जनवरी 1991 में पद्म भूषण मिला था। 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मतलब काफी बड़े पर्सनालिटी थे, तब तक पद्म विभूषण मिला। ठीक है, 2007 में पद्म विभूषण और 1991 में पद्म भूषण मिला था। ठीक है, इन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों जैसे एनजेसी मामला और एससी एडवोकेट ऑन डिपोर्ट एसोसिएशन मामला में फैसला दिया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही न्यायविद भी थे, साथ में एडवोकेट भी थे। क्या नाम था? फली एस नरीमन। ठीक है, तो एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा? फली एस नरीमन एक प्रख्यात, ठीक है, व्यक्ति का हाल फिलहाल में निधन हुआ है, वह किस पेशे से जुड़े थे? या फिर पूछेगा उनको इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? या फिर पूछेगा कौन से फैसला में मतलब उन्होंने काम किया था? ठीक है, तो ध्यान में एन से जी, ठीक है, एन जे क्या लिखा हुआ है? एन जे सी, एन जे ए सी। ठीक है, क्या होगा इसका फुल फॉर्म होगा? चेक कीजिएगा, सर वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के अलावा वो रिपोर्ट जज को कैसे बनाएंगे जो एनजेएसी की तरफ से 2014-15 वाला। अच्छा, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, नाम क्या है इनका? तो नाम है फली एस नरीमन। ठीक है, अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश ने 100%, ठीक है, हर घर जल संतृप्ति प्राप्त कर ली है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? बेसिक क्वेश्चन, ईटानगर। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के? प्रेमा खांडू।
हाँ तो ये प्रेमा नहीं, ठीक है। कौन है? पेमा खांडू, ठीक है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य और देश का 10वां राज्य बन गया, ठीक है। अगर पूछा जाएगा, ठीक है, पहला राज्य कौन था जो कि हर घर जल वाला को 100% पूरा कर लिया था? गोवा था वो। गोवा पहला था, ठीक है। कौन था? गोवा पहले था, ठीक है। पहला नंबर पे कौन था? गोवा था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो बना है पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया। कौन सा राज्य बना अरुणाचल प्रदेश? तो पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया ऐसा करने वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देश का कैमा राज्य बना है ये? 10वां। देश का 10वां राज्य बना, ठीक है। अब आते हैं हर घर जल जीवन मिशन के बारे में बात कर ले रहे हैं, ठीक है। जल जीवन मिशन जिसका बात है हर घर जल की घोषणा पीएम मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी। कब की गई थी? 2019 में की गई थी। मिशन का लक्ष्य क्या है? 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में सुनिश्चित जल नल आपूर्ति प्रदान करना, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता मिशन हमारा बिहार सरकार भी चल रहा है जिसका नाम है जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मोदी साहब ने मतलब 2019 में मतलब जल जीवन मिशन शुरू किया जो कि मतलब हर घर जल मिशन की घोषणा की गई थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तमिलनाडु में कॉटन कैंडी के बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया गया तमिलनाडु में? तो कॉटन कैंडी के बिक्री पे तमिलनाडु में क्या हुआ? प्रतिबंध लगा। क्या चीज के बिक्री पे? कॉटन कैंडी के बिक्री पे, ठीक है। तमिलनाडु ने कैंसर पैदा करने वाला रसायन है रोडामाइन बी की मौजूदगी के कारण कॉटन कैंडी के बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो इसके बिक्री पे प्रतिबंध लगाने के रीजन क्या था? कैंसर कॉजिंग था कैंसर तो कॉजिंग। ध्यान में रखिएगा क्या चीज कर, के कारण है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो क्या करती है? तो ये आपका क्या करती है? तो ध्यान इसमें एक रसायन पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? रोडामाइन। क्या बोलते हैं इसको? बिल्कुल, ठीक है, रोडामाइन बी। क्या बोले? रोडामाइन बी, ठीक है। रोडामाइन बी इसमें पाया जाता है जो कि कैंसर पैदा करती है, इसीलिए कॉटन कैंडी के बिक्री पे क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। किस राज्य की सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया? जरा उस पर प्रकाश डालिए। तमिलनाडु। बिल्कुल तमिलनाडु, ठीक है। रोडामाइन बी का उपयोग कॉटन कैंडी के निर्माण में योज्य के रूप में किया जाता है, ठीक है। रोडामाइन बी एक औद्योगिक डाई है। डाई समझते हैं क्या होता है? कलर करेगा कलर पिंक देने में। उपयोग कैंडी में कृत्रिम रंग एजेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। पुडुचेरी में पहले से कॉटन कैंडी पे क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। तो तमिलनाडु ने कॉटन कैंडी के बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया। रीजन क्या है भाई साहब? कैंसर उत्पन्न करने वाली जो रोडामाइन बी जो होता है इसमें मिलता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक डाई के एजेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है और पहला राज्य जो है पुडुचेरी ने पहले ही इस पे क्या रखा चुका है? प्रतिबंध लगा चुका है, ठीक है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे खुला? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। केंद्रीय कहा आप लोग आवाज इतना कर रहे हैं, ठीक है। माइक बंद करके रखिए जहां से आवाज आ रही है, बंद कीजिए माइक। बात के भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे खोला गया? तो ओडिशा में। कहाँ पे खोला गया? ओडिशा में, ठीक है। केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में उत्पाद मंत्री, ठीक है। क्या नाम है इनका? मिनिस्टर साहब का नाम क्या है? और कहाँ से आते हैं मिनिस्टर साहब? कहाँ से आते हैं? ओडिशा से ही आते हैं, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान साहब की बात करेंगे, ओडिशा से बीजेपी के बहुत बड़े चेहरा है, फेस है, ठीक है। तो केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में उत्पाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया, ठीक है। कहाँ पे हुआ? तो ओडिशा के संबलपुर में, ठीक है। ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अधीन आता है ये? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के आता है, ठीक है, अधीन आता है, ठीक है। देश की सबसे बड़ी रेलवे टनल की बात करेंगे, सॉरी, यह पहला मीडिया और मनोरंजन, चमड़ा, पर्यटन और आतिथ्य और आईटीएस जैसे उच्च मांगों को व्यवसायों में, ठीक है, युवा शक्ति के क्षमताओं के ज्ञान का निर्माण करने के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। सिंपल सब में बात करेंगे तो स्किल को बढ़ावा देगा। ओडिशा में खुला है। ओडिशा में किस स्थान पे खुला है? तो क्या बताएंगे? संबलपुर में। कहाँ पे? तो ध्यान रखिए कहाँ पे? तो ओडिशा के संबलपुर में, ठीक है। भारत की सबसे लंबी, ठीक है, भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग कहाँ पे शुरुआत हुई? तो क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग जम्मू कश्मीर में उधमपुर में, ठीक है, श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर खोली गई। कहाँ पे खोली गई? श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पे खोली गई, ठीक है। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग की बात करें कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। कहाँ से? उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ठीक है, रेल लिंक, ठीक है। क्या है इसमें? तो बात करेंगे इससे लंबाई सबसे अधिक आपको इंपॉर्टेंट है। कितनी लंबाई है इनकी? 22.77 किलोमीटर ये लंबी है, ठीक है। 22.77 किलोमीटर लंबी, इस सबसे लंबी
सॉरी 12 दशमलव, ठीक है, 12.77 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी सुरंग को T50 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आई थिंक पर्सन ने पूछ चुका है, ये 69 बीपीएससी या फिर 68 बीपीएससी में किसी में तो पूछा है नहीं सर, T50 को अटल लेकर। टनल वो पूछा था, अटल सुरंग उसको नहीं था, था। अटल। 50 नहीं आया, अच्छा। अभी तो कंस्ट्रक्ट हुआ है। अटल नहीं। कोई टनल जरूरी पूछा थोड़ी गया ऐसे एक था। ही दिन में कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। T50 से मैं कहीं पे क्वेश्चन देखा हूँ, पहले से बन रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या नाम है, इस सुरंग का नाम क्या है, ये उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेल लिंक जो खोली गई है, इस सुरंग का नाम क्या है, T50। किस नाम से टनल जानते हैं इनको, T50 से, ठीक है। टनल 50 कह लीजिए, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी, 12.7 ठीक है। ध्यान में 12.77 किलोमीटर। किलोमीटर। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी की पहली विद्युतीकृत ट्रेनों को मतलब हरी झंडी भी दिखा दी, ठीक है। तो इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी की पहली विद्युतीकृत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखा दी, ठीक है। अब बताए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व राज्यपाल के यहाँ छापा पड़ा है। किनके यहाँ छापा पड़ा है, तो पूर्व राज्यपाल के यहाँ छापा पड़ा है, ठीक है। बेचारा पक्का सत्यपाल मलिक होंगे, अच्छा वही है ना, हाँ ठीक है। हाँ, कीरू वही है। हाइड्रो, ठीक है, कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के यहाँ 3 स्थानों पे मतलब छापामारी की, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे, आपको पता होना चाहिए। जिस समय जम्मू कश्मीर से 370 हटा था, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे, तो सत्यपाल मलिक थे, ठीक है। सत्यपाल मलिक आपके गोवा के भी राज्यपाल रहे। सत्यपाल मलिक सर बिहार में भी रहे क्या, आप बिहार में थे। मनोज सिन्हा सर बिहार में सत्यपाल, हाँ। बिहार में भी थे, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसका नाम क्या है, कौन सा हाइड्रो पावर, कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले, ठीक है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किश्तवाड़, ठीक है। कीरो कीरू हाइड्रोजल परियोजना के लिए एक ठेका देने के कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, ठीक है। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, इसे किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी और शिंगाद और बेला धाराओं के अभिसरण बिंदु के पास विकसित किया गया। कौन कौन है, चिनाब नदी, शिंगाद और बेला धाराओं के, मतलब तीनों की धारा जहां पर मिलती है वहां पे इसको बनाया गया, ठीक है। इसमें चिनाब नदी के तल स्तर से 123 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण होगा, ठीक है। तो तीनों नदी का ध्यान रखिए, चिनाब नदी, शिंगाद और बेला, ठीक है। धाराओं का जहां पे अभिसरण होता है उसी बिंदु पे आपको ये मिलेगा, क्या नाम है, कीरू, क्या नाम है, कीरू हाइडल परियोजना, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, किश्तवाड़ जिला में मिलेगा, ठीक है। और इसी को लेकर सीबीआई भ्रष्टाचार के मुद्दे की जांच करे, इसको लेकर किनके यहाँ कार्रवाई की गई है, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हाँ बिल्कुल ध्यान रखिए कहाँ पे की गई है, तो ध्यान रखिए सत्यपाल मलिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। अब से त्रिपुरा सार्वभौमिक स्वास्थ्य पर कवर शुरू करने वाला पूर्वोत्तर पहला राज्य बन गया, ठीक है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य मतलब यूनिवर्सल हेल्थ जिसको कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवर के अंतर्गत त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू करने वाला पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर और पूरे देश का 12वां राज्य बन गया, ठीक है। तो बात करेंगे कौन सा राज्य पहला बन गया, तो क्या बताएंगे, पूर्वोत्तर राज्य बना है, ठीक है, पहला बना है। कौन सा पूर्वोत्तर राज्य पहला बना है, तो त्रिपुरा ऐसा राज्य पहला बना है, ठीक है। पूरे भारत के अंतर्गत कौन सा कितने नंबर पर बन गया है, 12वां। बिल्कुल। तो पूरे भारत में बात करेंगे इसका स्थान कौन है, तो 12वां है, ठीक है। पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तो पूरे भारत में 12वां। अभी जस्ट पीछे भी हमने एक पूर्वोत्तर राज्य का चर्चा किया जो कि जल जीवन मिशन योजना को अपनाने वाला पूरी तरीके से बन गया। कौन सा राज्य था वो, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो ध्यान रखिए अरुणाचल प्रदेश था, कौन सा राज्य था, तो अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे महत्वपूर्ण राज्य है, ठीक है। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब चलेंगे और भी कुछ प्रश्न, इसको भी जरा लेते हैं तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से राज्य के, ठीक है, 4.15 लाख लोगों को लाभ होगा, प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए कवर मिलेगा, ठीक है। कितने लोगों को लाभ होगा, तो क्या बताएंगे, 4.5 कितने परिवार को लाभ होगा, तो क्या बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस 4.25 लाख, कितने, 4.25 लाख परिवारों को मतलब क्या होगा, तो इससे मतलब सीधा सीधा आपको क्या मिलेगा, फायदा आपको देखने को मिलेगा। 4.25 लाख परिवारों को क्या मिलेगा, तो इससे सीधा सीधा आपको फायदा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे कितने लाख रुपए लोगों को कवर मिलेगा, हेल्थ कवर कितना दिया जाएगा इसमें, ठीक है, 5 लाख। देखेंगे आप बात की स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करेंगे तो हमारे संविधान में भी कहा गया भाई राज्य सरकार भी अपनी योजना ला सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ला सकती है। स्वास्थ्य विषय भी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा दोनों को ध्यान रखना है, राज्य और केंद्र को। तो राज्य सरकार का भी स्वास्थ्य योजना है, केंद्र सरकार का भी अपना स्वास्थ्य योजना है। जैसे केंद्र सरकार का अपना जन आरोग्य योजना ऑलरेडी पहले से चल रहा है, तो राज्य सरकार ने भी अपनी इस योजना को लेकर आया है
जिसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, जो कि मतलब और केंद्र टीचर सरकार के आरोग्य योजना के तर्ज पे ही इसको शुरू किया गया, ठीक है। बहुत सारे राज्यों का अपना भी योजना, जैसे चिरंजीवी योजना हेल्थ स्कीम राजस्थान ने शुरू किया था, जो कि भारत सरकार का ऑलरेडी हेल्थ स्कीम है ही, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आयुष्मान भारत ऑलरेडी है ही भारत सरकार का, लेकिन ये कौन है? जन बिहार भी आरोग्य शुरू योजना किया का है। बिहार भी शुरू किया है। उसमें किसको लोगों को मिलेगा? जो कि आयुष्मान भारत की तरह कवर नहीं हो रहा, 58 लाख परिवार, उनको दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें भी सेम है, 5 लाख रुपया भी है, ठीक है। इसमें भी कितना है? 5 लाख रुपया है, ठीक है। तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर के अंतर्गत कौन सा राज्य पहला मतलब आरोग्य योजना शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य बन गया? तो क्या बताएंगे? त्रिपुरा, ठीक है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम चालू हुई, ठीक है। कहाँ पे हुई है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या हुई? शुरू हुई। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम चालू की है। कहाँ पे की? छत्तीसगढ़ में की है, ठीक है। 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। किसके द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, सोलर एनर्जी, बिल्कुल, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कहाँ पे शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब बात करेंगे सौर फोटोवोल्टिक सेंटर के साथ 40 मेगावाट, ठीक है, 40 मेगावाट BESS, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? BESS की स्थापित, माइक बंद कीजिए नीचे, ठीक है। BESS की स्थापित क्षमता 152.325 मेगावाट घंटा और 100 मेगावाट AC की प्रेषण योग्य क्षमता है, ठीक है। तो इसके क्षमता की बात करेंगे 40 मेगावाट, ठीक है, और 100 मेगावाट AC, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोनों इसकी क्षमता है, ठीक है। कहाँ पे स्थापित किया गया? जगह का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत में सबसे बड़ी, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ पे शुरू की गई थी? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। कौन सा है? राजनांदगांव में, ठीक है। हाँ, SECI की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है, ठीक है। SECI की बात करेंगे तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है इसके? RK सिंह थे कुछ दिन पहले, अभी है कि नहीं से नहीं पता, लेकिन कुछ दिन पहले RK सिंह थे, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के RK सिंह हुआ करते थे, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। कौन सा वो किया गया है? पर्पल फेस्ट, ठीक है। अमृत उद्यान सबसे पहले नाम किसका पता है? मुगल गार्डन का। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रख दिया गया, ठीक है। तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? अमृत उद्यान रखा गया। वहां पे क्या चीज का आयोजन किया गया था? पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया है? तो पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया, ठीक है। कौन से मंत्रालय ने? ठीक है, तो ध्यान रखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने, ठीक है। उद्घाटनकर्ता कौन है? पर्पल फेस्ट का उद्घाटनकर्ता कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति साहिबा, ठीक है। हाँ, इस उत्सव के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक विकलांगता संस्थान नोडल एजेंसी है। मतलब आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, सर ऑडिबल है आप? टीवी नहीं देख। ठीक है, ठीक है, शुरू करें। तो यहाँ पे बात करें, नोडल एजेंसी का नाम क्या है? नोडल एजेंसी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करेंगे तो इसके लिए नोडल एजेंसी है, ठीक है। ध्यान रखो, नोडल एजेंसी भाग गया, LED भाग गया, स्क्रीन गया, टीवी से LED पे आ गया। ठीक है, तो नोडल एजेंसी कौन है बताइए? बिल्कुल ठीक है, तो नोडल एजेंसी का नाम आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नोडल एजेंसी की बात करेंगे तो इसके लिए नोडल एजेंसी की बात करेंगे तो क्या नाम था ये?
दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक विकलांगता संस्थान, ठीक है। अब बात के अमृत उद्यान के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। अमृत उद्यान को पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। लुटियंस दिल्ली में स्थित है। दिल्ली को लुटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये उद्यान मुख्य रूप से राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन परिसर में क्या है, स्थित है, ठीक है। तो बेसिक चीज आप लोग जानते हैं, ठीक है। द्वारिका में भारत के सबसे लंबा केबल स्टेट पुल का निर्माण हुआ है। कहाँ पे? द्वारिका। द्वारिका कहाँ पे पड़ेगा? द्वारिका, ठीक है। द्वारिका आप लोग जानते हैं गुजरात में पड़ता है, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में ओखा और बेट के बीच, ठीक है, जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है जगह का नाम? ओखा और बेट, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। तो कभी कोई बोलते हैं ना प्रीलिम्स में करंट का क्या नोट्स बना है, तो यही सब होता है, ठीक है। यही जैसे ओखा और बेट के बीच यहाँ पे लिखेंगे द्वारिका, ठीक है। क्या लिखेंगे? द्वारिका में भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज बना, ठीक है। या फिर आप अगर फोटो स्टेट करवाए हुए हैं तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस समय क्या वो आता है, क्या बोलते हैं, हाइलाइटर आता है, 5-10 रुपए में मिलता होगा। अगर नहीं हाइलाइटर, पेंसिल पर करिए, कलम पर करिए, अंडरलाइन कर दीजिए, गोला घेर दीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। और अंतिम समय जब रिवीजन करने के लिए आपका पूरा मौका थोड़ी ना रहेगा, हाईलाइट किया रहेगा तो बस उसको देखते हुए चलिए कि ओखा और बेट कुछ याद आ रहा है क्या था। तो द्वारिका में मतलब केबल स्टेट ब्रिज का निर्माण किया गया था, ठीक है। सिग्नेचर ब्रिज इसी को कहते हैं, ठीक है। सिग्नेचर ब्रिज, केबल स्टेट पुल को ही सिग्नेचर ब्रिज कहते हैं। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भी किया गया, ठीक है। तो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कहाँ पे किया गया? द्वारिका में किया गया, ठीक है। खबरों में क्या है, तो सुदर्शन सेतु लगभग 2.3 किलोमीटर भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट, ठीक है, केबल स्टे पुल है, ठीक है। कितनी लंबाई सुदर्शन सेतु की? 2.32। और जम्मू कश्मीर में जो सुरंग जो था, सुदर्शन सेतु है क्या? केवल सेतु नहीं? हाँ उसी का नाम सुदर्शन सेतु सिग्नेचर ब्रिज का ही रख दिया गया है। लंबाई कितनी है? जम्मू कश्मीर वाला पुल का लंबाई कितना था? 7 किलोमीटर। अटल सेतु जो शुरू हुआ है, समुद्री पुल जब बना, उसकी लंबाई कितनी है? 21.32। 22.32। 32, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब की लंबाई आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और बात करेंगे, यही है, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, यही है, ठीक है। फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल लगाया गया जिससे 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या सौर पैनल भी लगाया गया जिससे 1 मेगावाट का बिजली पैदा होगा। बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है। बेट क्या है? बेट एक द्वीप है, ठीक है, जो कि ओखा बंदरगाह के पास में, जहाँ भगवान कृष्ण की प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। आप पता होना चाहिए, द्वारका का कहानी आपको ऑलरेडी सुना चुके हैं। जरासंध जो था, जो कि कंस का मतलब क्या था, ससुर था और कंस का मित्र भी था। तो जब कंस की हत्या जब श्री कृष्ण जी ने जब कर दिया था, तो जरासंध क्या कर रहा था, बार बार मथुरा के ऊपर हमला कर रहा था, ठीक है। नहीं, मथुरा था ना, राजधानी कहाँ था श्री कृष्ण जी का, मथुरा के ऊपर क्या कर रहा था, हमला कर रहा था। इसी से परेशान होके श्री कृष्ण जी ने राजधानी परिवर्तन कर लिया था। राजधानी मथुरा से उठाकर समुद्र के बीचों बीच जाके नगरी बनाई थी, सुरक्षित थी काफी। इसी नगरी को द्वारिका बोला जाता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले खोज भी हुआ था, जहाँ पे वाकई में बहुत सारी चीज मिले थे, जिससे प्रमाण होता है श्री कृष्ण की नगरी जो थी द्वारिका ही थी, ठीक है। और द्वारिका उस समय शराबबंदी करने वाला भारत का पहला राज्य था, इसलिए ड्राई स्टेट के तौर पे गुजरात आज भी जाना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के राज में उस समय शराब को बंद कर दिया गया था, ठीक है। ओखा बंदरगाह के पास में जो द्वीप स्थित है उसको क्या बोलते हैं, बेट, ठीक है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। केरल में 3 अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, ठीक है। कौन कौन सा? 3, ठीक है। 3 अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे की परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? केरल में किया गया। पीएम मोदी ने केरल में 3 अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गगनयान मिशन की उड़ान की बात करेंगे तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है? गगनयान। क्या नाम है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है? गगनयान। अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर जाएंगे, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री कहाँ जाएंगे? 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पे जाएंगे। मिशन में अंतरिक्ष यात्री 3 दिन तक अंतरिक्ष की सैर करेंगे। कितने दिन तक रहेंगे अंतरिक्ष में? 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखें, 3 दिन तक मतलब क्या रखेंगे? अंतरिक्ष में रहेंगे, ठीक है। कितने दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे? 3 दिन तक मुख्यतः ये लोग अंतरिक्ष में रहेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण है तारीख, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे मिशन के लिए किस किस व्यक्ति को चुना गया, तो 4 व्यक्ति को चुना गया। चारों व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम जरा एक बार याद बता दीजिए, क्या नाम है चारों व्यक्ति का नाम? प्रशांत नायर, अति कृष्णन, अंग, प्रताप, शुभांशु।
बिल्कुल ठीक है। तो नाम इनका क्या है, माइक बंद कीजिए, ठीक है, आवाज बहुत आ रही है जो बाहर है सो, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इनका नाम की बात करेंगे तो नाम इनका है प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, ठीक है, अंगद और शुभांशु। इसका क्या ट्रिक हम लोग बताए थे, पास, PSS, ये लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। P फॉर प्रशांत, A फॉर अजीत अजीत, अंगद A फॉर अंगद और S फॉर सुधांशु, अंगद ठीक है। तो शिवांश इनको याद करने का ये तरीका है, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे तो भारत की बात करें, भारत का पहला अंतरिक्ष उड़ान की बात करेंगे, गगनयान मिशन है। 400 किलोमीटर की पृथ्वी के निचली कक्षा पर जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री 3 दिन तक अंतरिक्ष की सैर करेंगे। मिशन के लिए 4 लोगों को चुना गया है। इनका नाम क्या है, प्रशांत नायर जी, अजीत कृष्णन जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। चारों के चारों लोग जो है वायुसेना से, किस सेना से है, तो चारों के चारों लोग जो है वायुसेना के अंग है, ठीक है। इन परियोजनाओं में क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में PSLV एकीकरण की सुविधा स्थापित की जाएगी। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में आपको आंध्र देखने को प्रदेश। मिलेगा। महेंद्रगिरी में महेंद्रगिरी में इसरो प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा भी प्रदान की जाएगी, ठीक है। VA, ठीक है, VSSC तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, ट्राइजोनिक्स क्या लिखा है, ट्राइसोनिक विंड टनल को स्थापित किया जाएगा। इस सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नाम भी मतलब इन्होंने बता दिया, ठीक है। वही है, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नारायण, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगर प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ठीक है। और मिशन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, अतिरिक्त जानकारी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो गगनयान मिशन भारत का पहला अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। 1984 में विंग कमांडर मानव राकेश शर्मा अंतरिक्ष अंतरिक्ष में जाने वाले, ठीक है, ध्यान रखिए, अंतरिक्ष में जब बीच में मत बोलिए, ठीक है। 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सैल्यूट 7 से अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी, ठीक है। तो किस अंतरिक्ष यान से ये गए थे, चलो क्या नाम है इनका, बिल्कुल तो ध्यान रखिएगा, सैल्यूट, सेवन। बिल्कुल सैल्यूट 7, ठीक है। तो सैल्यूट 7 से गए थे राकेश शर्मा, ठीक है। कब गए थे, 1984 में गए थे। लेकिन हमारी अपनी तो मतलब ये अंतरिक्ष या उड़ान का कार्यक्रम नहीं था, ठीक है। किनका था, रसिया के सपोर्ट से हम लोग गए थे। अगर पूछेंगे भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत विश्व में सबसे पहले कब होती, तो 1957 में एक व्यक्ति का नाम था, क्या नाम, यूरी गार्गिन, उन्होंने मतलब अंतरिक्ष में कदम रखा था, ठीक है। उसके बाद 96 रसिया का था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1957 में रसिया ने शुरू किया था, 1961 में यूरी गार्गिन गए थे, ठीक है। और 1963 में फीमेल गई थी जिसका नाम था वेलेंटीना टेरोस्कोवा, ठीक है। और चांद पे मनुष्य ने कदम रखा था 1969 में रखा था, ठीक है। और हमने 1984 में राकेश शर्मा को सैल्यूट 7 से रसिया की सहायता से हम लोगों ने भेजा था। अब गगनयान मिशन की बात करेंगे तो चारों लोग का नाम तो आपको पता ही, 24 में ही गगनयान मिशन जाएगी, ठीक है। इसरो सभी गगनयान मिशनों के लिए अपने स्टेट 3 रॉकेटों का उपयोग करेगा, ठीक है। स्टड 3 क्या है, किस रॉकेट का उपयोग करेगा, स्टड 3, स्टेट 3 जिसे किस नाम से जानते हैं, GSLV, ठीक है, ध्यान रखें, GSLV MK3 के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहीं कहीं बाहुबली भी लिखा रहता है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है, क्या नाम है इसका, इसलिए इसको बाहुबली कहते हैं, ठीक है। GSLV MK3, क्या नाम है इनका, GSLV MK3, ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का सबसे शक्तिशाली क्या है, प्रक्षेपण यान है, ठीक है। अब आते हैं होमोसेप एटम, क्या है होमोसेप एटम, तो भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है, ठीक है। आप देखिए, मनुष्य की गरिमा इतनी गिरी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्या है, तो गरिमापूर्ण इंसान है। तो किसी इंसान को सेप्टिक टैंक की सफाई करनी पाई तो मानवता के खिलाफ भी है, ठीक है। हालांकि टेक्नोलॉजी आ गई है, AI आ गया, तो इसके लिए मतलब कोशिश किया जा रहा है तो मनुष्य के इन सब काम को न करना पड़े। और इसके लिए मतलब क्या है, तो आपको भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, होमोसेफ एटम, क्या नाम है, होमोसेफ एटम इसका नाम रखा गया, ठीक है। भारत का पहला सफाई सेफ्टी टैंक सफाई करने वाला रोबोट होमोसेफ एटम स्वच्छ भारत अभियान को मजबूत कर रहा है, ठीक है। इसे IIT मद्रास के स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बिजनेस, ठीक है, एक्यूबेटर द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न तो आप इसे यही पूछा जाएगा, बताओ होमोसेफ एटम क्या है, तो आप बता दोगे, भारत का पहली सेफ्टी टैंक सफाई करने वाला रोबोट है। या फिर पूछा जाएगा भारत का पहला सेफ्टी टैंक सफाई करने वाला रोबोट का नाम क्या, होमोसेफ एटम। दूसरा प्रश्न आएगा, से बताओ इसको बनाया किसने है, तो IIT मद्रास के स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बिजनेस एक्यूबेटर ने बनाया है, ठीक है। तो याद रहेगा ना, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है।
आप देखेंगे पानी में प्रधानमंत्री ने पानी के अंदर द्वारका नगरी की पूजा की, ठीक है। द्वारका नगरी जो है डूब चुकी है, आपको पता होना चाहिए। डूबने का रीजन था कृष्ण जी का जब मृत्यु जब उनका हुआ, ठीक है। कृष्ण जी जब अपने देह को त्याग देते हैं तो उनका पुत्र जो था वो थोड़ा दूसरे प्रवृत्ति के लोग थे, ठीक है। शराब उराब भी थोड़ा पीना उना वो सीख गए थे। उसके बाद द्वारका नगरी मतलब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। पानी के अंदर वो डूब जाता है। और द्वारका नगरी अभी भी लोग कहते हैं से पानी के अंदर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री कृष्ण का राज्य माने जाने वाली द्वारका नगरी पानी के अंदर पूजा की, ठीक है। बात करेंगे यह पंचकुई समुद्र तट पर स्कूबा ड्राइविंग के लिए भी गए थे, ठीक है। तो पंचकुई समुद्र तट पर स्कूबा डाइविंग के लिए भी गए थे। बर्फान द्वारका एक तटीय शहर है जो अरब सागर के सामने कच्छ की खाड़ी के मुहाने पे स्थित है। कहाँ पे है? अरब सागर के सामने कच्छ की खाड़ी के मुहाने पे, आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये कृष्ण तीर्थ यात्रा सर्किट का एक हिस्सा है जिसे वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, कुरुक्षेत्र और पुरी में शामिल होता है, ठीक है। अब कृष्ण तीर्थ यात्रा सर्किट कहाँ कहाँ पे होगा? तो वृंदावन, जहां पे कृष्ण जी का मतलब क्या हुआ, बचपन बीता, नहीं बचपन नहीं बीता, नौजवान हो चुके थे वहां पे, ठीक है। मथुरा में इनका बचपन बीता था, मथुरा में बीता था ना, जी सर, ठीक है। वृंदावन बाद में जाते हैं मथुरा ना। से पैदा हुए थे ना, वृंदावन में वो मतलब ग्रो अप हुए बचपन कहाँ पे बीतता है? तो वृंदावन में। वृंदावन में बचपन नहीं बीतता, ठीक है। यहाँ पे तो मतलब वो वो क्या करते थे, उन बड़े हो चुके थे। गोकुल की था, गोकुल मथुरा, वो उन हाँ नहीं, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन एक जगह है, पर्वत है, गोवर्धन पर्वत था जहाँ पे श्री कृष्ण जी से जब मतभेद जब हो गया, मथुरा के नागरिकों का जब कृष्ण जी से मतभेद हो गया, क्योंकि मथुरा के नागरिकों ने कृष्ण क्या नाम इनका, इंद्र की पूजा जब नहीं की, तो इंद्र ने मतलब किया मैं पूरे मथुरा को ही डुबो दूंगा। तो वहां पे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा के मथुरा की रक्षा की थी बारिश से, ठीक है। कुरुक्षेत्र तो आप लोग जानते हैं हरियाणा में पड़ता है। क्या हुआ था कुरुक्षेत्र में? लड़ाई हुई थी, श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। पूरी तो आप लोग जानते हैं, पूरी में जगन्नाथ यात्रा होती है जहां पे 3 लोगों की मूर्ति निकलती है, एक कृष्ण जी होते हैं, एक बलराम जी होते हैं, साथ में कौन होती है? सुभद्रा। सुभद्रा जी होती है। कौन होती है? बहन। सुभद्रा जी होती है, ठीक है। सुभद्रा उनकी बहन थी, अच्छा ठीक है, ध्यान रखिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार द्वारका महाभारत में वर्णित पर्वत श्रृंखला, ठीक है, रैब तक वर्तमान में जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियों पर स्थित थी, ठीक है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार द्वारका महाभारत में वर्णित पर्वत श्रृंखला रैब तक वर्तमान में जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों पे स्थित थी, ठीक है। तो वहां पे मोदी जी पहुंच चुके थे, ठीक है। अब आते हैं मध्य प्रदेश उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया दुनिया की पहली वैदिक घड़ी? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है। ध्यान में, कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का मतलब क्या किया गया, आयोजन किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी को स्थापित किया। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन किया। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, घड़ी का नाम क्या रखा गया? तो क्या बताएंगे, क्या नाम रखा गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिए विक्रमादित्य नाम रखा गया है, ठीक है। क्या नाम रखा गया है? तो विक्रमादित्य जो है उस घड़ी का नाम रखा गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बिल्कुल, क्या नाम रखा गया है? विक्रमादित्य जो है इस घड़ी का नाम रखा गया, याद रखिएगा, ठीक है। ये भारतीय पंचांग का समय गणना प्रणाली पे आधारित है, ठीक है। भारत दुनिया में पहली अनाज भंडारण योजना की घोषणा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, किसने? मोदी जी ने, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे बात करेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ी अनाज भंडारण की योजना का प्रमुख बिंदु देखते हैं। तो उन्होंने सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में शुरू की जा रही पायलट परियोजना का उद्घाटन भी किया, ठीक है। अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 700 लाख मीट्रिक टन का भंडारण बुनियादी ढांचा स्थापित करने की योजना है। तो कहाँ पे ये किया गया? ये जगह का नाम नहीं दिया है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण, अच्छा ठीक है, मतलब पूरे पूरे भारत में ही किया गया है। 11 कृषि 11 राज्यों में शुरू किया गया। 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में शुरू की जा रही, ठीक है, पायलट परियोजना है, ठीक है। पायलट परियोजना समझते हैं क्या होता है? अभी इनिशियल फेज पे है, फिर उसको हाँ, रोल आउट जो करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो शुरुआती दौर में जो परियोजना जो होता है जिसको देखा जाता है सफल हो पाता है कि नहीं हो पाता है, कि बड़े स्तर पर ना शुरू करके छोटे स्तर पे शुरू करके इनके उपयोगिता को जांचते, फिर उसको बड़े पैमाने पे शुरू करते, उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, तो एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है।
अब देखिए पीएम मोदी ने गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अतिरिक्त 500 पैक्स आधारशिला की भी नींव रखी। इसके अलावा उन्होंने देश भर में 18,000 पैक्स में कंप्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। पूछा जाएगा दुनिया में सबसे बड़ी अनाज भंडारण का योजना कहाँ पे शुरू की गई है, तो भारत में शुरू की है। ठीक है, भारत में बात करें मध्य प्रदेश में उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? विक्रमादित्य। ठीक है, क्या नाम? विक्रमादित्य नाम है। ठीक है, आप चलते हैं मणिपुर के मंत्रियों और विधायकों ने, ठीक है, मणिपुर के मंत्रियों और विधायकों ने, ठीक है, ध्यान में रखना है, क्या शुरू किया है? तो मणिपुर के मंत्रियों और विधायकों ने, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ध्यान, मणिपुर के मंत्री और विधायकों ने, ठीक है, आरामबाई तेंगगोल सदस्यों से मुलाकात की। कौन है यहाँ पे, तो ध्यान में रखिएगा। तो मणिपुर के मंत्री और विधायकों ने आरामबाई तेंगगोल सदस्यों से मुलाकात की। आप देखेंगे आरामबाई तेंगगोल मणिपुर में कट्टरपंथी मतई समूह है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, विवाद वहां पे हुआ था। किस बात को लेकर विवाद था, तो मतई और किसके साथ संघर्ष हुआ था? कुकीज़ और मैथई। किसके साथ था? बिल्कुल ध्यान में, कुकी और मतई संघर्ष था। ठीक है, तो यहाँ पे आरामबाई तेंगगोल जो है से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, तो क्या बताएंगे? मतई समुदाय का। किस समुदाय? मतई समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखेंगे यह उन दो कट्टरपंथी मतई संगठनों में से एक है जिन पर बड़ी संख्या। यहाँ पे आप लोग बातचीत शुरू कर देते तो माइक क्यों नहीं बंद करते हैं? बोला जाता है ना, तो घर में बातचीत करना है, कीजिए, माइक बंद करके रखिए। हमेशा करंट को जो है ना एकदम माइंड को स्ट्रिक्ट करके एक जगह में बैठ के पढ़ाई कीजिए। कोई खाना बनाते रहता है, कोई बर्तन साफ करते रहता है, कोई बाहर में घूमते रहता है, कुछ नहीं सीख पाइएगा इससे। हमेशा बोलते हैं प्रॉपर आपका रूम बंद होना चाहिए। मेरे तरफ से कभी भी शोरगुल हुआ है, सिंगल भी आवाज कभी जाता है क्लास में? तो यह उन कट्टरपंथी मतई संगठनों में से जिन पे बड़ी संख्या में मतई कुकी संघर्ष में शामिल होने का संदेह, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा मतई संघर्ष का नाम लिपुन है। ठीक है, तो दूसरा समुदाय का नाम लिपुन है। ठीक है, इससे पहले क्या नाम था इसका? लिपुन और आरामबाई। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल, आरामबाई। ठीक है, आरामबाई तेंगगोल और दूसरा का नाम क्या है? लिपुन। अगर पूछे आरामबाई लिपुन क्या है, तो दोनों को दोनों मणिपुर का मतई समुदाय का नाम है। ठीक है, अब आते हैं वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर था एक राजा हिंदू मंदिर। ठीक है, अब यहाँ पे ज्ञानवापी मंदिर काफी चर्चा में है। तो वाराणसी में ज्ञानवादी मंदिर पे स्थल पे था, क्या था? एक बड़ा हिंदू मंदिर था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के बारे में आप लोग जानते हैं, स्थापना कब हुआ था? एएसआई की स्थापना कब हुआ था? 1861 में, 1861 में। ठीक है, कनिंगम के द्वारा किया जाता है, इसलिए भारतीय आर्कियोलॉजिकल का, ठीक है, जनक कनिंगम को कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पे मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। ठीक है, मासिर आलमगिरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मासिर आलमगिरी की बात करेंगे, उसके अनुसार 9 अप्रैल 1969 को, ठीक है, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में केशव देव मंदिर दोनों को नष्ट करने के लिए शाही फरमान जारी किया था। ठीक है, 2 मंदिर को नष्ट करने के लिए उसने शाही फरमान जारी किए थे। कौन से मंदिर हैं? विश्वनाथ मंदिर काशी, बिल्कुल, काशी विश्वनाथ मंदिर, और साथ में ध्यान रखेंगे मथुरा के केशव देव मंदिर, दोनों को नष्ट करने की, ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, ये मासिर आलमगिरी की बात करें, औरंगजेब के शासन प्रशासन का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। इसके लेखक है साकी मुस्तैद खान है। ठीक है, कौन है? मुस्तैद खान। ठीक है, साकी मुस्तैद खान की बात करेंगे, इसके क्या है? लेखक है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो साकी मुस्तैद खान की मासिर आलमगिरी एक फारसी भाषा का इतिहास है जो औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? मासिर आलमगिरी किसके? साकी मुस्तैद। ठीक है, बनारस के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव राम मंदिर को दारा सिकों ने पत्थर की रेलिंग भेंट की थी। दारा सिको बेचारा संत आदमी था जिसको औरंगजेब के द्वारा मौत की घाट उतार दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने मतलब क्या, पत्थर की रेलिंग भेंट किसने की थी? दारा सिको ने। मंदिर का निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान राजा मान सिंह ने करवाया था। ठीक है, हालांकि मंदिर के निर्माण में बहुत सारे शासकों का योगदान जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने भी मतलब इस यहाँ पे मतलब दान दिया था। भारत में बहुत सारा मंदिरों का निर्माण करने का श्रेय जो जाता है राजा मान सिंह को जाता है, जो कि बिहार के मतलब सबसे मतलब लोकप्रिय राज्यपाल भी रहे मुगल शासन के दौरान। बिहार को आपको पता होना चाहिए 1980 में 1980 में बिहार को मतलब, ठीक है, एक प्रांत के तौर पे मतलब दर्जा दिया गया था। अब बिहार में मतलब 1576 में बिहार को मतलब अकबर के द्वारा जीता गया था। 1576 में, 1670 में तो अकबर मर गया होगा, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है।
वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के बगल में करवाया था। मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के दौरान वर्ष 1976 और 1977 के बीच हुआ था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। 1677। हाँ, तो हम क्या बोले, 1900 बोल दिए क्या? हाँ, ठीक है, 1900 में तो हो ही नहीं सकता है, कॉमन सेंस है। 1676 और 1677 के बीच में हुआ था। तो मंदिर के बारे में क्या क्या जान गए? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, औरंगजेब ने तोड़ने का आदेश दिया था। इसकी जानकारी आपको किस पुस्तक से मिलती है? आलमगीरी से। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आलमगीरी से। पूरा नाम क्या था आलमगीरी? मासिर आलमगीरी। लेखक का नाम काशी मुश्तैद खान, शाकी मुश्तैद खान। ठीक है, और यहाँ पे दारा सिकोन ने पत्थर की रेलिंग भेंट की थी, कौन से? तो विश्वनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर को। ठीक है, साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है, इस मंदिर में आपको बात करेंगे तो इसमें अहिल्याबाई होलकर जी का भी योगदान रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे शासकों का योगदान रहा है। ठीक है, इस मंदिर के निर्माण में। हाँ, दरभंगा महाराज ने भी, ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ तो किया था, कुछ पैसा वैसा इन्होंने दरभंगा महाराज ने भी दिया था। पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, बिहार का भी योगदान रहा। अब आएंगे 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि की बात करेंगे। मैक्रोन साहब जो थे फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस एक ऐसा देश है ना जो कि वहां पे आदर्शात्मक शासन प्रणाली, लेकिन वहां पे मतलब मुख्य प्राइम मिनिस्टर भी होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 75वें गणतंत्र दिवस पे भारत के मुख्य अतिथि थे, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पे नाम मात्र का होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुपलब्ध होने के कारण भारत ने गणतंत्र दिवस पे इमैनुअल मैक्रोन को आमंत्रित किया। ठीक है, ये छठी बात है जबकि कोई फ्रांसीसी नेता भारतीय गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि बने थे। कैमी बार बने हैं? 36 बार। बाइडेन को कई बार से बुला रहे, आता नहीं है। बाइडेन फॉर बैल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो फ्रांसीसी नेता मैक्रोन साहब जो थे इस बार भारत के छठे में लगातार, तो छठे में मतलब फ्रांसीसी मतलब क्या बने हैं? चीफ गेस्ट बने हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रोन के राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में भी दी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इस बार का 75वीं गणतंत्र दिवस। अगर पूछेगा पहली गणतंत्र दिवस में हमारा गेस्ट कौन थे, तो पहले गणतंत्र दिवस में हमारे थे डॉक्टर सुकुर्नो, हमारे गणतंत्र दिवस पे गेस्ट थे। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी 1998 में पश्चिमी देशों के साथ हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? 1998 में इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, क्या बोलते हैं? रणनीतिक साझेदारी को क्या बोला जाता है? तो भारत फ्रांस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। क्या? बायलेट, हाँ वही कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक भी कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक भी कह सकते हैं। जुलाई 2023 में अपनाए गए भारत फ्रांस के बीच में व्यापक रोड मैप में 3 स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया। पहला, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझेदारी है। ठीक है, प्लेनेट के लिए साझेदारी है, प्लेनेट। ठीक है, लोगों के लिए साझेदारी है। ठीक है, तो 3 हम लोगों ने इनके साथ क्या किया है? पिलर्स को, 3 पिलर्स है भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, व्यापक रोड मैप को देखें तो। ठीक है, चलिए। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का 100% कैशलेस इलाज। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का 100% कैशलेस इलाज। सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने, ठीक है, 25 जनवरी 2024 से देश भर में 100% कैशलेस इलाज की पेशकश करने का फैसला किया। ठीक है, क्या करेंगे? 100% कैशलेस इलाज नहीं होगा। ठीक है, कैशलेस ट्रांजैक्शन वाला सर, फ्री में हाँ थोड़ी बोल रहे हैं। ठीक है। अब बात के पॉलिसी धारक के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी, भले ही अस्पताल बीमा कंपनी के नेटवर्क में ना हो। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी धारक बिना किसी अग्रिम धनराशि का भुगतान किए भी अस्पताल में भर्ती हो सकता है और बीमा कंपनियों डिस्चार्ज वाले दिन बिल का भुगतान करेगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपने मान लीजिए कि मतलब आपने किसी स्वास्थ्य बीमा को लिया। ठीक है, अब स्वास्थ्य बीमा को लिया और आपकी तबीयत काफी खराब हो जाता है, हॉस्पिटल में जाते हो, तो वहां पे किसी प्रकार के आपको पे नहीं करना है। आप मतलब जाइए, स्वास्थ्य बीमा के अधीन वो मतलब वो हॉस्पिटल होना चाहिए, जाके वहां पे आपको जाना है, आपका इलाज करवाना है। जिस दिन आप डिस्चार्ज होंगे वो दिन स्वास्थ्य बीमा कंपनी जो है, जो हॉस्पिटल के चार्जेस होंगे वो देंगे। ठीक है, अब बात करेंगे सामान्य बीमाकर्ता के शीर्ष संस्था जनरल इंश्योरेंस काउंसिल हर जगह कैशलेस प्रणाली का समन्वय कर रही है। ठीक है, तो सामान्य बीमाकर्ताओं की शीर्ष संस्था जनरल इंश्योरेंस काउंसिल हर जगह कैशलेस प्रणाली का समन्वय कर रही है। ठीक है, इसकी शुरुआत भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण इराडाई के द्वारा शुरू किया गया था। ERDAI को एक संसद के अधिनियम के द्वारा इसको लागू किया गया था। अधिनियम कब आया था? इरिडा 1997 में, 2003 में है ये? कब का है ये? एक बार 2000, 82 नहीं 2003 या 19, ये 2003 का होगा बच्चे, कि ये ट्राइस है 1997। क्या है? 1999 है? अच्छा, 1999 नहीं।
क्या होता है इसका? ये रेगुलेटरी होता है, ठीक है। क्या चीज का? इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, ठीक है। ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। समझ गए? तो 100% कैशलेस इलाज की सुविधा मतलब शुरू कर दी गई है। कुष्ठ रोग के लिए नई उपचार व्यवस्था शुरू की गई सरकार। ध्यान में, सरकार की बात करेंगे तो सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एसडीजी लक्ष्य 3 वर्ष पहले, ठीक है। एसडीजी लक्ष्य का जो कितने प्रकार का एसडीजी में लक्ष्य कितने प्रकार के हैं? 17 प्रकार के हैं। एसडीजी लक्ष्य को मतलब पूरा कब तक करना है? 2030। तो ध्यान रखिए 2030 तक पूरा करना है। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2030 तक आपको करना है। एसडीजी लक्ष्य के सारे लक्ष्यों को आपको क्या करना है? पूरा करना है। तो सरकार ने मतलब 2027 तक ही कुष्ठ रोग के लिए नई उपचार व्यवस्था मतलब लाई है। मतलब उसके संचरण को मतलब क्या करना है? रोकना है, ठीक है। मंत्रालय ने पाउली बेसिलरी, ठीक है, पाउसी बेसिलरी मामलों के लिए 6 महीने के लिए, ठीक है, 2 दवा की जगह 3 दवा का व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1 अप्रैल 2025 को संशोधित दवा आहार की आपूर्ति करने पर सहमत हुए हैं। कुष्ठ रोग पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कुछ कदम है। 2027 में कुष्ठ रोग के शून्य संचरण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना और कुष्ठ रोग के लिए रोड मैप शुरू किया गया, ठीक है। ये रोड मैप कब से कब तक है? 2023 से लेके 2027 तक है, ठीक है। अब बात कर, भारत सरकार के खिलाफ कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया तो क्या बताएंगे? 1954-55 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है, 1982 में व्यापक उपयोग में आई, ठीक है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया। तो ध्यान में कि सबसे पहले भारत सरकार को राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? 1954-55 में, सॉरी 1954-55 में। अब बात करेंगे, हाँ, अब बात राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब आया? 1983 में, ठीक है। मल्टी ड्रग थेरेपी को बात करेंगे कब से व्यापक उपयोग में की जा रही है? मल्टी ड्रग थेरेपी 1900। सरकार ने कोशिश किया से 2027 तक कुष्ठ को शून्य संचरण करना है। इसके लिए सरकार 2 दवा की जगह पे कितनी दवा देगी? 3 दवा देगी। 3 दवा देगी, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है, 3 दवा देगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे, ठीक है, कौन सा? पाउली बेस्लरी, ठीक है। पाउली बेस्लरी के मामलों में 6 महीने के लिए 2 दवा की जगह पे 3 दवा देगी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1 अप्रैल 2025 में संशोधित दवा आहार की आपूर्ति करने पे सहमत हुआ। मतलब WHO सहमत हो गया है 2025 से, 1 अप्रैल 2025 से इसको किया जा सकता है, ठीक है। निकुष्ठ 2 पोर्टल, ठीक है। निकुष्ठ 2 पोर्टल किससे संबंधित है? तो कुष्ठ रोग प्रबंधन के लिए एकीकृत पोर्टल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा किससे है? तो कुष्ठ रोग प्रबंधन के लिए एकीकृत पोर्टल का नाम क्या है? निकुष्ठ। क्या नाम है? निकुष्ठ 2.0, ठीक है। अतिरिक्त जानकारी देखते हैं तो कुष्ठ रोग एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण फैलता है ये? माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, लेप्री बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? फैलता है। ये संक्रामक रोग है, ठीक है। कुष्ठ रोग त्वचा और परिधीय तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। उपचार न किए जाने पर प्रगतिशील और अस्थायी विकलांगता का कारण भी बन सकता है। उपचार न किए जाने के मामलों के साथ निकट और बार बार संपर्क के दौरान नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदे के माध्यम से बैक्टीरिया क्या होता है? फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी 6 क्षेत्रों में कुष्ठ रोग की सूचना मिली है। इसे मल्टी ड्रग थेरेपी यानी MTD को कब से मतलब शुरू किया गया था? 1982 से ना। हाँ। इसमें 3 दवा दिए जाते हैं। क्या होता है? डैप्सोन, ठीक है, रिफेन, क्या लिखा हुआ है? रिफेम्सिन, ठीक है, क्लोरोफाइजनी से ठीक किया जा सकता है। तो इसको, इसके क्या नाम? MDT। क्या नाम है? MDT। एम का मतलब क्या होगा? ऐसा MDT से कुछ बन नहीं रहा, ठीक है। डैप्सोन। अब मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं 3 प्रकार की दवा दिया जाए। तीनों प्रकार का नाम बताइए। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है। तीनों दवा क्या है? तो तीनों दवा का नाम क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या नाम है तीनों दवा का? तो तीनों दवा का नाम आपको ध्यान में रखना है। एक का नाम है डैप्सोन, दूसरा का नाम है रिफेंसिन, और तीसरा का नाम क्या है? क्लोरोफाइजम, ठीक है। अधिकांश नए मामले दक्षिण पूर्व एशिया से आते हैं। कुष्ठ रोग के अधिकांश मामले कहाँ से आते हैं? तो दक्षिण पूर्व एशिया से अधिकांश मामले आते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने हीरक जयंती मनाने का संकल्प किया। हीरक जयंती कितने वर्षों पे मनाते हैं? तो 75 वर्षों पे मनाते हैं। कितने वर्षों पे? तो 75 वर्षों पे हीरक जयंती मनाया जाता है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में, ठीक है, 75वें वर्ष का उद्घाटन किया। ठीक है। उन्होंने नागरिक केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी की पहल शुरू की, जैसे डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल 2.0, उच्चतम न्यायालय की नई द्विभाषीय वेबसाइट, ये सबको शुरू किया। ठीक है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है कि नहीं? और ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल्स की बात करेंगे 124 से लेके कितना है, 129 तक है, बताइए आपको। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक उद्घाटन किया गया था। ठीक है। कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। ठीक है। 25 जनवरी 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस, मिस्टेक। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में पुराने संसद भवन में काम किया। कहाँ पे काम किया सुप्रीम कोर्ट ने? पुराने संसद भवन में। ठीक है। जब तक 1958 में नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित वर्तमान भवन में स्थानांतरित नहीं कर दिया गया। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट पुराने संसद भवन से कार्य कर रही थी। इनको नया भवन कब मिला? इनको तो 1958 में मिला। ठीक है। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट भवन की उद्घाटन का समारोह अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र बाबू ने किया था 4 अगस्त 1958 को। तो देख रहे कितना डीपली प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि बीपीएससी जिस तरह के प्रश्न पूछता है उसको ये लोग भाप गया हुआ है। ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है भाई सुप्रीम कोर्ट से। जो चर्चित प्रश्न आता है उससे रिलेटेड बहुत जड़ तक, गहराई तक जाता है। ठीक है। ये भी पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट जो अभी जो भवन जो उसका उद्घाटन कब हुआ था, तो सब मतलब मारेगा 1950, लेकिन कब है? 1958 है। ये भी पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहाँ से काम करती थी, तो संसद भवन से काम करती थी। संसद भवन का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? पुराने संविधान भवन। संविधान सदन। क्या रखा गया है? संविधान सदन जो है उसका, ठीक है, नाम रख दिया गया है। ठीक है। अब आते 11वीं सदी के 2 ग्रंथम और 16वीं सदी के तमिल शिलालेख मिले हैं। ठीक है। 11वीं सदी के 2 ग्रंथ और मतलब 16वीं सदी के मतलब क्या मिले? तमिल शिलालेख। तमिलनाडु का कांगेयम के पास। कहाँ पे? तमिलनाडु के कौन सा जगह? कांगेयम। कांगेयम के पास 11वीं सदी के 2 ग्रंथम और 16वीं शताब्दी के तमिल शिलालेख पाए गए हैं। 11वीं सदी के ग्रंथम शिलालेख तमिलों द्वारा उत्तर भारतीय भाषा लिखने के लिए बनाए गए थे। ठीक है। क्या क्यों बनाए गए थे इसको? तमिलों द्वारा उत्तर भारतीय भाषा को लिखने के लिए। 16वीं शताब्दी का तमिल शिलालेख अतीत में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों के ऐतिहासिक महत्व पे मतलब क्या करता है? प्रकाश डालता है। 16वीं शताब्दी का ये तमिल शिलालेख जो है किस पे प्रकाश डालता है? इसका संबंध है अतीत में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पे ऐतिहासिक प्रकाश डालता है। इसमें कहा गया कि कुम्हार द्वारा बनाए गए पहिए पर कर के रूप में 4 रुपए लगाए जाते थे। बहुत ज्यादा नहीं लगता था। ठीक है। कुम्हार द्वारा बनाए गए प्रत्येक पहिए पे कर के रूप में कितने रुपए लगाए जाते थे? 4 रुपए। और 11वीं सदी के जो ग्रंथम शिलालेख मिला उससे क्या मिलता है? तो इससे मिलता है, ध्यान रखेंगे, क्या मिलता है? उत्तर भारतीय भाषा लिखने के लिए बनाए गए थे। मतलब आई थिंक उन लोग को उत्तर भारतीय भाषा का ज्ञान के लिए। अब मान लीजिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में क्या बोलते थे? एक रिलेशन तो रहा होगा ना, क्या बोलते हैं उसको? एक राजनीतिक संबंध तो जरूर स्थापित हुआ होगा। भारत के राजदूत चीन में जाके मतलब काम करते हैं, उनको चीनी शिक्षा की ज्ञान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? उसी तरह से इन लोगों ने उत्तर भारत को भाषा को सीखने के लिए इन्होंने अपना एक तरह का ग्रंथम शिलालेख को विकसित किया था, उनसे वो सीखते होंगे। ठीक है। तो ग्रंथम शिलालेख का संबंध उत्तर भारतीय भाषा से है। और तमिल शिलालेख की बात करेंगे 16वीं शताब्दी की, इसका संबंध किससे है? तो अतीत में मिट्टी के बर्तन, इन पे कितने रुपए लगते थे? टैक्स कितने रुपए लगाए गए थे? 4 रुपए। ठीक है। अब बात करें ग्रंथ वह लिपि जिसका उपयोग तमिलनाडु में प्राकृत और संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था। ठीक है। अब क्या था? जस्ट लाइक इसको समझ लीजिए, व्याकरण टाइप का समझ लीजिए। नए भाषा को सीखने के लिए इनका प्रयोग करते थे ग्रंथ। उत्तर भारतीय भाषा को प्राकृत और संस्कृत भाषा को, प्राकृत और संस्कृत भाषा कहाँ पे बोला जाता था? यहीं पे बोलते हैं। वहां पे तमिल था, तेलुगु था, साउथ इंडिया में कन्नड़ भाषा था, मलयालम था। चलिए अब आपने डीआरडीओ से समझे। राघवन समिति आया है और राघवन समिति ने बताया कि भाई साहब डीआरडीओ अच्छे से काम नहीं कर रही। ठीक है। और ये चिंता का विषय है। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उद्देश्य क्या था? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा करना और देश और रक्षा अनुसंधान विकास परिस्थिति तंत्र का पुनर्गठन करना। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है। ध्यान रखें डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। ठीक है। और डीआरडीओ की बात करें वर्तमान में चीफ क्यों है?
के भी समीर कामत होंगे। कामत ठीक है, तो समीर भी कामत है। अगर बात करेंगे तो डीआरडीओ के पहले चीफ बता दीजिए। नहीं बता पाएगा। डॉक्टर वीएस अरुणाचलम, क्या नाम था उनका? डॉक्टर वीएस अरुणाचलम। ठीक है, क्या नाम था? अरुणाचलम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये पहले चीफ थे। वर्तमान में क्या है? कामत साहब है। 1958 में स्थापना हुई थी। दिल्ली में हेडक्वार्टर। और यहाँ पे कौन सी समिति बनी है? कौन सी समिति बनी है? राघवन समिति। विजय उद्देश्य क्या है राघवन समिति के? राघवन समिति का उद्देश्य क्या है? तो डीआरडीओ के मतलब कामकाजी चीजों की समीक्षा करना। और रिपोर्ट में क्या कहा है इन्होंने? आप चाहते हैं रिपोर्ट में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद डीडीसी का निर्माण, डीडीटीसी को देश के रक्षा प्रौद्योगिकी को रोड मैप निर्धारित करना चाहिए। मतलब इसने कहा एक डीटीसी बनाओ जो कि प्रधानमंत्री की कक्षा में होगा, रक्षा प्रौद्योगिकी, जो कि मतलब देश में सुरक्षा से संबंधित, रक्षा से संबंधित रोड मैप तैयार करेगी। शैक्षणिक और स्टार्टअप प्रस्तुति तंत्र में रक्षा अनुसंधान में विकास को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत एक अलग विभाग यानी रक्षा विभाग प्रौद्योगिकी और नवाचार विभाग का निर्माण होना चाहिए। अनुसंधान की बात के खुफिया निगरानी टोही प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देना चाहिए। मानव संसाधन की बात करें, डीआरडीओ के पार्श्व प्रवेश कार्यालयों को सक्रिय बनाना चाहिए। डीआरडीओ की औसत आयु घटाकर मतलब क्या करना चाहिए? 35 वर्ष करना चाहिए, मतलब उम्र थोड़ा कम करना चाहिए, यंग को मौका देना चाहिए। अब 41 डीआरडीओ प्रयोगशालाओं को 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में पुनर्गठित करना चाहिए। दिल्ली में 2 है, सॉरी दिल्ली में 1 है, बेंगलुरु में 2 है, हैदराबाद में 2 है, पुणे में है, देहरादून में, चेन्नई है, विशाखापट्टनम में, चंडीगढ़ में। इन सबको क्या करना चाहिए? 10 राष्ट्रीय 41 में से जो प्रयोगशाला जो है ना, उनसे 10 को मतलब राष्ट्रीय प्रयोगशाला में क्या करना चाहिए? परिवर्तन करना चाहिए। तो इस सारे के सारे अनुशंसा जो थी, प्रमुख सिफारिश जो थी, किसने की थी? राघवन समिति ने की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इन्होंने बोला था भाई साहब डीआरडीओ ठीक से काम भी नहीं कर रही। ठीक है, इसी के साथ आज हमारा जो है, ठीक है, जो क्लासेज जो है आपकी करंट अफेयर्स की कंप्लीट होती है। अब क्या करोगे, 2 इसके वीडियो बने हैं, दोनों जो है नेशनल से हैं, इनसे प्रश्न आने की संभव, जितना भी अभी पढ़े हो ना, 1 से 2 प्रश्न इसमें से कहीं ना कहीं से घूम के आ ही जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मैं आपको ये दे दूंगा और 2